फ्लूइड थेरेपी पढ़ाऊंगा, और कितना आपको देना है, क्या देना, क्यों देना है, ये मैं आपको सब कुछ बता चुका। मैं रिवाइज करने के लिए एक बार फिर जा रहा हूँ। इंट्रोडक्शन बताया था आपको, डेली कितना रिक्वायरमेंट है ये बताया था। नेक्स्ट, क्या क्यों हम पानी जरूरी है हमारे शरीर में, ये भी बताया था आपको। कितना हमारे शरीर में पानी, कहाँ कहाँ, किस किस, हमारे शरीर में कितने कंपार्टमेंट्स हैं, ये बताया था। आमतौर पे इस कंपार्टमेंट को जब मैंने बताया तो आपको डेंगू के बारे में बताया, डेंगू फीवर के बारे में बताया। आपको लगता है डेंगू फीवर एक सिर्फ वायरल फीवर है, नहीं, डेंगू फीवर सिर्फ वायरल फीवर नहीं है। डेंगू फीवर वो फीवर है जिसमें कि हमारे इस कंपार्टमेंट के परमेबिलिटी चेंज होती है, यानी जो हमारा कंपार्टमेंट के बीच में दोनों फ्लूइड को सेपरेट करने वाला मेम्ब्रेन होता है, उसकी पोर या पोरस या उसकी छेद की साइज चेंज होती है। जैसे कि फ्लूइड ना चाहते हुए भी एक्स्ट्रा सेलुलर Recording in कंपार्टमेंट progress. करता है। तो हमारे पहले कंपार्टमेंट जानना जरूरी है, और किस बीमारियों में हमें जानना चाहिए, क्योंकि डेंगू फीवर आने वाला है, आपको समझना पड़ेगा। मैंने डेंगू फीवर के सारे प्रोटोकॉल्स आपको बता दी। इसका इसका पूरी इटियोलॉजी इसी इसी पर बेस है कि डेंगू फीवर, आप वो उसे सिर्फ वायरल फीवर ना समझे, वो एक ऐसी डिजीज है इसमें कैपिलरी परमिबिलिटी चेंज होती है। ये लाइन लिख लीजिए, डेंगू फीवर इज अ डिजीज वेयर there is change in capillary permeability. That is why the deaths in dengue are because of that only. Next, ये component body fluids बना है। Next, मैंने आपको इंट्रासेलुलर, एक्स्ट्रासेलुलर फिर डिवाइडेड है, एक्स्ट्रावैस्कुलर एंड इंट्रावैस्कुलर, यही तीन कंपार्टमेंट होते हैं बेसिकली। आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो ब्लड वेसल्स यानी इंट्रावैस्कुलर में देखिए, यहाँ पर सिर्फ मात्र 5% ये हमारे बॉडी का फ्लूइड जो होता है, यानी फ्लूइड कंपार्टमेंट वही होता है जो आता है या जाता है, यानी ब्लड वेसल्स में होता है। और ये 5% इतना ही होता है कि हमारे शरीर से मृत को क्रिएट कर सके। नेक्स्ट, ये कितना है मेल्स में और फीमेल्स में मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट, कंपोजिशन क्या है इलेक्ट्रोलाइट की, नॉन इलेक्ट्रोलाइट की, ये भी बताया, ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि आगे आपको कौन सी बोतल उठानी है। अब कैटायंस वो होते हैं जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, एनायंस वो होते हैं जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है। हमारे क्या कहते हैं प्लाज्मा में कैटायंस सोडियम ज्यादा है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में सोडियम ज्यादा, वही उल्टा हो जाता है हमारे इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट में पोटेशियम ज्यादा होता है। इसी तरह एनायंस का भी एक बाइकार्बोनेट, क्लोराइड और ऑर्गेनिक एसिड एंड पोटेशियम। नेक्स्ट, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको समझे कि आपके शरीर में आप कितना नुकसान करते हैं। आमतौर पे जो आप लोग प्रोटॉन पंप इनहिबिटर यानी ओमेप्राजोल, पेंटॉप, ये आमतौर पे आंख बंद करके सबको देते रहते हैं, उससे वो कितना नुकसान पैदा होता है ये आपको आगे समझ में आ जाएगा। तो ये दो दवाइयां ऐसी है कि जो इतना ओवर जुडिशियसली यूज नहीं होता। आमतौर पे आपके जान पहचान उठने बैठने वाले परिवार वाले जो प्रबुद्ध लोग हैं, वो अपने से ही ओमेप्राजोल खा खा के आपके पास आते हैं, और ओमेप्राजोल खाने से उनका गैसेस डिसेंशन तो कम हो जाता, लेकिन वो 5 बीमारी और ले लेते हैं, जिसमें कि सबसे खतरनाक बीमारी किडनी फेलियर है, साथ साथ एक क्लोरहाइड्रिया है, साथ साथ बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, साथ साथ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है। ये 5 बीमारी वो लेकर जाते हैं जब वो ओमेप्राजोल और पेंटॉप बिना डॉक्टर की सलाह जरूरत से ज्यादा खाते हैं। उन्हें अपने डाइटरी पैटर्न को चेंज करना चाहिए, इसीलिए मैंने इससे कंटेस्ट में बताया था। नेक्स्ट, सोडियम कितना, पोटेशियम का, ये जानना जरूरी है, यही पूरे बॉडी में फ्लूइड होता है। सल्यूट क्या है, हमारे पास 3 तरह के सल्यूट्स होते हैं। एक आयोनिक कंपोजिशन होता है, एक टोटल आयोनिक कंसंट्रेशन के साथ है, तो एक ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन के साथ होता है। नेक्स्ट, बॉडी फ्लूइड डिस्ट्रीब्यूशन के प्रिंसिपल 3 पर डिपेंड करता है। बॉडी कंट्रोल सिस्टम जो रेगुलेट करता है टोटल बॉडी वाटर और टोटल बॉडी ऑस्मोलैरिटी से। दूसरा हेमोस्टैसिस है, तीसरा हमारे बॉडी में रिसेप्टर्स होते हैं जो फ्लूइड को मॉनिटर करते हैं अंदर और बाहर जाने के लिए। नेक्स्ट, फ्लूइड मूवमेंट अमंग द कंपार्टमेंट मैंने आपको डिटेल बता दिया। नेक्स्ट, हीमोस्टैसिस बॉडी में कैसे बनती है, यानी आपके शरीर में किस कंपार्टमेंट में कितना फ्लूइड रहना चाहिए, कितना इलेक्ट्रोलाइट रहना चाहिए, वो कैसे बनता है, वो इससे बनता है। वर्क सिस्टम, जैसे हमारे 5 सिस्टम काम करते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम। आपको लगा कि सिर्फ आप बोतल लगा के चले जाएंगे, नहीं, वो पूरा मेंटेन हमारा। जब आप बोतल लगाते हैं तो ये पांचों सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। इसलिए ये जानना जरूरी है कि हमारे बॉडी में हेमोस्टैसिस बनता है
तो कैसे बनता हो, कैसे, अगर आपको रेस्पिरेटरी डिजीज है तब आपको हेमोस्टेसिस सिस्टम डिस्टर्ब हो, आपको एक्सक्रीटरी डिजीज है तब आपको आपको डाइजेस्टिव सिस्टम डिसऑर्डर है, आपको सर्कुलेटरी सिस्टम डिसऑर्डर है, तो हेमोस्टेसिस चेंज हो जाएगा। और हेमोस्टेसिस चेंज होता है इनटेक आउटपुट से, थर्स्ट सैटिस्फैक्शन और हार्मोन रेगुलेशन। नेक्स्ट, ये आपको देख लीजिए आपकी बॉडी में एवरेज इनटेक पर डे आप क्या लेते हैं। आप आमतौर पे 60% जो आपके शरीर में फ्लूइड है आप लेते हैं वो आपके बीवरेजेस यानी पानी से, चाय से, कॉफी से, इससे बनता है। और आप जो खाना खाते हैं उससे मात्र 750 ml मिलता है और आपके बॉडी मेटाबॉलिज्म में सिर्फ 250 ml। यानी कुछ लोग ऐसे हैं जो पानी कम पीते हैं, उनके लिए ये बहुत देखने की जरूरत है कि कुछ लोग बहुत अपने बादशाह समझते हैं बात से कि हम पूरा खाना खाएं कुछ पानी नहीं पिए, तो वो देख लें कि वो कितना नुकसान अपने शरीर का कर रहे हैं। आपके शरीर से पानी जाता कैसा है, 60% पेशाब के माध्यम से जाता। इसके बाद 700 ml आपकी बॉडी से वो लॉस होता है जो आपको पता नहीं, जैसे स्किन से, फेफड़े से लॉस होता है, और आपके मल से 100 ml और पसीने से 200 ml। तो ये आपको जानना जरूरी है। ये हर बीमारी में चेंज होता है, इसलिए मैंने आपको ये फिगर हमेशा निकाल के रखे रहिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट, कैसे इम्बैलेंस होता है बॉडी में, हाइपोवॉलीमिया, हाइपरवॉलीमिया, मैंने आपको हाइपोन सबको बता दिया। नेक्स्ट, ये भी बता दिया आपको क्या क्या टेस्ट होते हैं, कारण क्या है हाइपोवॉलीमिया का, ये भी बता दिया। नेक्स्ट, ये माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर डिग्री, अगर माइल्ड है जिसमें स्किन टर्गर ही, आंख अंदर धसी और म्यूकस मेम्ब्रेन मुंह का सूखा, तो माइल्ड यानी 5% पर बॉडी बॉडी वेट के हिसाब से उसको पानी की कमी है। और मॉडरेट है तो 10% है, यानी आपको पेशाब कम हो रही है, आपको ब्लड प्रेशर कम है, आपके हार्ट रेट ज्यादा है, तो मॉडरेट डिहाइड्रेशन। सीवियर डिहाइड्रेशन यानी आपको सीवियर हाइड्रेट, आपको स्किन टर्गर लॉस है, आंख अंदर धसी है, म्यूकस में एकदम सूख गया है, ब्लड प्रेशर एकदम नहीं, पेशाब 12 घंटे से ऊपर या उससे बियॉन्ड नहीं हुई है, तो सीवियर डिहाइड्रेशन में आता है। नेक्स्ट, ये आप जितनी भी पेशेंट एडमिट, तो कभी आप ये सब पूछते नहीं है, जितने आप ओपीडी में देखते कभी आप किसी से पूछते नहीं, आदत डालिए सभी स्टाफ नर्स और फार्मासिस्ट। चलिए नेक्स्ट, मैनेजमेंट कैसे करते हैं ये बता दिया आपको। ये आप देख लीजिए कि आपके शरीर में आइसोटोनिक सोल्यूशन देते हैं तो सारे ब्लड वेसल्स ठीक रहते हैं, आप हाइपोटोनिक देते हैं तो ब्लड वेसल्स टूट जाते हैं, आप हाइपरटोनिक देते हैं तो छोटे छोटे क्रिस्टल्स बन जाते हैं। तो इसलिए आपको नॉर्मली आइसोटोनिक सोल्यूशन से सब से रिप्लेस करना चाहिए। नेक्स्ट, साइन सिम्टम हाइपरनेट्रीमिया, हाइपोनेट्रीमिया बता दिया। आगे नेक्स्ट, मैंने ये भी बता दिया इटियोलॉजी आपको कैसे होता है, क्या ट्रीटमेंट है। नेक्स्ट, इम्बैलेंस आपके क्या होता है, पोटेशियम इम्बैलेंस क्या होता है, कैल्शियम इम्बैलेंस क्या होता है, ये भी बता दिया। नेक्स्ट, एसिड रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस और मेटाबॉलिक एल्कलोसिस कैसे होती है, ये भी बता दिया। आपके रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस यानी जिसके रेस्पिरेटरी रेट तेज से एल्कलोसिस यानी पीएच बॉडी का बढ़ जाए और बाइकार्बोनेट की लेवल घट जाए, तो इसे रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। वही उल्टा होता है जब पीएच बढ़ जाए और आपके सीरम कार्बोनेट लेवल्स ऊपर हो जाए। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ये सब आप अपने पीपीटी में रख लीजिएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट, मैं आप सब इस मैं डाल दूंगा बाद में, आप अपने यहाँ इसका सभी लोग अपने अपने मोबाइल पे रख भी लीजिएगा, सभी लोग अपने अपने पास इसकी हार्ड कॉपी प्रिंट करके रख लीजिएगा। नेक्स्ट, इम्बैलेंस पोटेशियम का मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट, पोटेशियम कहाँ कहाँ बॉडी में होता है ये मैं आपको बता चुका हूँ, आप देख लीजिए। इसमें सबसे ज्यादा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, सबसे ज्यादा आपके ये होता है मसल में होता है पोटेशियम, आपके आरबीसी में होता है, और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सबसे कम होता है। और ज्यादातर ये सेल के अंदर होता है, या मसल के अंदर या किडनी के अंदर होगा या तो आपके बोन के अंदर होगा, देखिए। लेकिन एक्स्ट्रा सेलुलर यानी सेल के बाहर कम होता है, ये आप देख लीजिए यहाँ पे। नेक्स्ट, साइन सिम्टम बता चुका मैं। नेक्स्ट, अब ये ईसीजी चेंजेस में नॉर्मल ईसीजी ऐसे होती है, अगर आपको टेंटेड टी वेव मिल रही है और रिड्यूस पी वेव विद इंक्रीज क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स मिल रहा है, और साथ साथ शाइन वेव पैटर्न या प्री कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन, यानी आपको कहीं भी टॉल टेंटेड टी वेव मिले और
पी वेव की साइज कम, रिड्यूस पी वेव विद इंक्रीज क्यूआरएस पंप, यानी ये ड्यूरेशन क्यूआरएस का ड्यूरेशन जब 0.02 0.12 से ज्यादा हो, इसके मतलब कि वो कहीं ना कहीं पोटेशियम एक्सेस है। नेक्स्ट, मैं बार बार ईसीजी में डालता भी रहता हूँ, काइंडली चेक इलेक्ट्रोलाइट, और आप लोग देखने की भी कोशिश नहीं करते हैं कि मैंने क्यों लिखा। नेक्स्ट, हाइपोकैलेमिया के बारे में। नेक्स्ट, कैल्शियम के बारे में आपको बताया, कैल्शियम बॉडी में क्यों जरूरी है, कितना जरूरी है, कैसे देते हैं, क्या कहाँ कहाँ कैल्शियम होता है। आप यहाँ पे देख, कैल्शियम बोन, टीथ, ब्लड क्लॉटिंग, हार्मोन, सिक्रीशन, मेम्ब्रेन, यानी हमारे बॉडी में कैल्शियम की मात्रा एकदम अगर 4.5 या 5.5 के बीच में नहीं है तो कहीं ना कहीं हमको नुकसान हो रहा है। और ये नुकसान क्या होता है कि बोन फिर पतली होती है, दांते हल्के हो जाते हैं, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है, हार्मोन आपके बॉडी में पूरा बनता है। 90% हमारा कैल्शियम बोन के अंदर होता है और 1% एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के साथ होता है। नेक्स्ट, ये आप देख लीजिए कैल्शियम कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, कहाँ कैसे होता है, ये कैल्शियम के बारे में। नेक्स्ट, कैल्शियम ट्रांसफर कैसे होता है, एक जगह से दूसरी जगह कैल्शियम कैसे जाता है, ये स्लाइड को बना के रख लीजिए अपने पास, और इसको कैसे जाता है इसको देख लीजिए। नेक्स्ट, कारण क्या, ये सब अपने पास रखिए, ये सब निकाल निकाल के आपस में एक दूसरे से ये क्वेश्चन भी पूछा कीजिए कि ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। तो हाइपर कैल्सीमिया के कॉजेस क्या है और हाइपोकैल्सीमिया के कॉजेस क्या है, ये आप साथ में अपने रखे रहिए। हाइपरथायराइड, हाइपर पैराथायराइडिज्म, मैलिग्नेंट न्यूप्लास्टिक डिजीज हो जाती है, पैजेट, ये सब। कैल्शियम ज्यादा हो तो ये नुकसान हो सकता है, कैल्शियम कम हो तो ये नुकसान हो सकता है, ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए। नेक्स्ट, सिर्फ हड्डी का दर्द कैल्शियम नहीं होता, हड्डी का दर्द अकेले कैल्शियम पे नहीं होता। ये हमें साइन ने सिम्टम देखिए, पूरा मैंने क्लासिकली आपको बताया था। नेक्स्ट, ये देखिए चोकोस्टिव साइन है, यानी आप आंख, उसकी आंख बार बार बंद होती है, जब आप उसको ब्लड प्रेशर रेस करेंगे तो उसका आंख ये क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट, फॉस्फेट के बारे में बताया। नेक्स्ट, क्लिनिकल फीचर भी बताया था। नेक्स्ट, क्लोराइड इम्बैलेंस बॉडी में बहुत जरूरी है, 95 टू 108 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर सोडियम के साथ साथ होना चाहिए। क्लोराइड और सोडियम दोनों भाई बहन हैं, इसलिए दोनों हमेशा साथ रहते हैं, ये मोटा मोटा याद रखिए, ठीक। और हाइपरक्लोरीमिया में क्या होता है, हाइपोक्लोरीमिया में क्या होता है। नेक्स्ट, मैग्नीशियम भी एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि आपकी बॉडी में जैसे कार्डियक इरेगुलरिटीज हो जाती है और कई तरह के एंजाइम बनाता है और मांसपेशियां दर्द होने लगती हैं। नेक्स्ट, अब आइए आज का जो टॉपिक है, मैं आज जो यहाँ आज यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, और आज बहुत सरल रूप से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और जिसको मुझे उम्मीद है कि सिर्फ सुनना नहीं, आपको प्रैक्टिस भी करना है। प्रिंसिपल का फ्लूइड थेरेपी, यानी फ्लूइड देने का क्या नियम है। ऐसा नहीं कि आपको मन करा, ऐसा नहीं कि उसको आया उसको कमजोरी दिख रहा, ऐसा नहीं कि यार उसको लगा तो शांत हो जाए, ऐसा नहीं कि अरे लेटा है यार उसको कुछ चला दो, ये सब नहीं। आपको आपको उत्तर देना पड़ेगा कि आप इसको फ्लूइड क्यों चला रहे हैं, आपको अपने आप से उत्तर देना पड़ेगा कि क्यों जाए। पहले तो उत्तर है कि डज द पेशेंट नीड, क्या मरीज को फ्लूइड की जरूरत है, विच फ्लूइड इज मस्ट सूटेबल, यानी उसको कौन सा फ्लूइड दें हम फिर, और हाउ मच यानी कितना दें, चौथा किस रेट पे दें, पांचवा किस रूट से दें, आईवी रूट से या सेंट्रल वीनस रूट से दें या ओरल रूट से दें, और छठा व्हाट आर लाइकली कॉम्प्लिकेशन, यानी क्या क्या समस्याएं पैदा हो सकती है अगर हम किसी को फ्लूइड दे रहे हैं। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप किसी को स्टार्ट नहीं कर सकते। मैं बार बार सभी से ये कहता हूं कि कृपया करके किसी को देने से पहले ही वो समझिए कि आप क्या दे रहे हैं, क्योंकि मरीज कोई गिनी पिग नहीं है, मरीज कोई वो नहीं है, मरीज आपका रिश्तेदार हो सकता है या किसी का भी तो रिश्तेदार हो सकता है। तो मरीज का पूरा हक है ये 6 चीज जानने के लिए जब आप उसको फ्लूइड दे रहे हैं। हो सकता है मरीज आपसे क्वेश्चन कि मुझे फ्लूइड दे क्यों रहे हैं, कितना, कौन सा फ्लूइड सूटेबल है, कितनी, इसलिए इसको 6 को पूरा लिख लीजिए। इमरजेंसी इमरजेंसी में ये पूरा आईसी मटेरियल के साथ होना चाहिए और ये प्रैक्टिस में आना चाहिए। नेक्स्ट,
अब आइए, आप अगर ओरल फ्लूइड रास्ते से देते हैं तो देखिए वो कहाँ जाता है। अगर 1 से 1.5 लीटर आप प्रतिदिन देते हैं तो वाटर ऑफ सेलुलर मेटाबॉलिज्म के साथ साथ, यानी आपकी बॉडी में कुछ मेटाबॉलिज्म भी हो रही है, तो इकट्ठा होगा उसमें 27 लीटर आपके इंट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में, और 15 लीटर होगा आपके कम से कम एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट। यानी 40% इंट्रा सेलुलर होगा, 20% आपका मात्र एक्स्ट्रा सेलुलर। अब एक्स्ट्रा सेलुलर भी होगा तो तीन दो में डिवाइड हो जाएगा, यानी 15% एक्स्ट्रा वेस्कुलर होगा, यानी वेसल के बाहर होगा, 5% सिर्फ वेसल में। तो आप जो भी फ्लूइड देते हैं, अगर 1 से 1.5 लीटर देते हैं तो आप यूरिन भी देखिए नीचे 1 से 1.5 लीटर आ रही है। आप देख लीजिए, जो पीछे मैंने बताया था उसको मैंने डायग्राम के रूप में डाला है। जो मैंने पीछे बताया था उसको डायग्राम के रूप में डाला है। आप एक दिन प्रतिदिन इतना लेते हैं और आपके शरीर में इतना मेटाबॉलिज्म होता, तो इतना आपके बॉडी में 27 लीटर होना जरूरी है, और 15 लीटर आपके एक्स्ट्रा सेलुलर होना चाहिए। ये हमेशा याद रखिए। टोटल अगर बॉडी वाटर 42 लीटर्स है, यानी 60% एक व्यक्ति के शरीर में पानी है जो 70 केजी का है। यानी अगर कोई 70 केजी का है तो उसका 42 लीटर उसके यानी उसका 42 केजी सिर्फ मात्र पानी से बन रहा है, यानी 60% पानी ही सब। तो ये देख लीजिए। नेक्स्ट, अब आप इवेल्युएट करेंगे कि मरीज को आप क्यों देना चाहते हैं। आप बॉडी की चेंजेस देखें, बॉडी वेट रिकॉर्ड करेंगे एक्यूरेट रिपीटेडली डे बाय डे। आप देखिए एडमिट रहते पेशेंट, आपके यहाँ 3 4 5 दिन किसी का कोई वेट रिकॉर्ड नहीं होता, क्योंकि आप फ्लूइड बाहर से दे रहे हैं तो वेट तो बढ़ेगा, या नहीं दे रहे हैं तो वेट घटेगा। तो कोई भी सिस्टर रूटीनली इंडोर में पेशेंट का वजन प्रतिदिन नहीं नापते, एडमिशन के समय नहीं होता। तो ये सभी डॉक्टर देख लें कि जब वो एडमिट करें तो उसका वजन जरूर नापें। अगर वो इमरजेंसी में आए तो इमरजेंसी में भी नापिए, आप उसका वेट जरूर रिकॉर्ड करिए, क्योंकि वेट रिकॉर्ड से आपको एक पैरामीटर पता है। 70 केजी का आदमी है, 2 दिन के बाद आ रहा 65 केजी है, तो या तो उसने को ड्रास्टिकली रिड्यूस किया या तो उसका फ्लूइड कम हो रहा। तो ये एक मोटा मोटा आइडिया हो जाता है वेट रिकॉर्ड करने से। फिर वेट लॉस अगर 300 से 500 ग्राम ज्यादा पर डे इंडिकेट करता है डिहाइड्रेशन। अगर कोई व्यक्ति 300 से 500 ग्राम पर डे वेट लॉस कर रहा है, इसके मतलब वो डिहाइड्रेशन है, सीवियर टू डिक्रीज फ्लूइड और इंक्रीज वाटर लॉस। या तो फ्लूइड कम ले रहे हैं या वाटर लॉस हो रहा, दो ही चीज हो सकती है, या तो फ्लूइड कम ले रहे हैं या वाटर लॉस हो रहा। तो ये इवेल्युएट करना जरूरी है कि क्या उसको फ्लूइड कम है और या वाटर लॉस है। तो अगर वाटर लॉस है तो 4% ऑफ द बॉडी वेट, ये मैंने आप बोला था माइल्ड 6, ये मोटा मोटा 4 क्या 5 10 और 15 हम लेके चलते हैं। इसमें हमने 4 6 8 मोटा मोटा हल्का लोअर साइड में लेके जाने की कोशिश की। नेक्स्ट, अब डिहाइड्रेशन देखने के लिए आप देख लीजिए स्किन में आप कैसे कंफर्म करेंगे कि ये डिहाइड्रेटेड है। अगर आपने उठाया चमड़ा और तुरंत नीचे चली गई तो नॉर्मल है, 2 से 4 सेकंड में गई तो मॉडरेट डिहाइड्रेशन है, और 4 सेकंड या 6 सेकंड के बाद गई तो सीवियर डिहाइड्रेशन। ये आप लोग चमड़ा पकड़ते हैं छोड़ देते हैं, आप पता नहीं कैसे कह देते हैं कि हाँ ये डिहाइड्रेशन है या नहीं है। तो इसमें साफ लिखा कि अगर आप नॉर्मल है तो इंसान को चपड़ा पकड़ेंगे तुरंत छोड़ेंगे तुरंत नॉर्मल हो जाएगा। अगर 2 मिनट 2 सेकंड से 4 सेकंड लग रहा तो मॉडरेट है, 4 सेकंड से 6 सेकंड लग रहा सीवियर है। दूसरा कैपिलरी रिफिल होता है, यानी आप उसके प्रेस करिए यहाँ पर नाखून में, और या गम पे या उसके ओठों पे या उसके टीथ पे कहीं भी देखिए, तो आप अगर अगर आप दबाने के बाद छोड़ते हैं तो टाइम लग रहा है वापस कलर आने में, तो इसके मतलब कि वो डिहाइड्रेशन है। तो ये चीज आप देख लीजिए, ये दो चीज आप बेड साइड कर सकते हैं। और कोई भी पेशेंट जो एडमिट होता है, अभी अभी सीजन में एडमिट होगा, ये चीज किसी भी डॉक्टर कोई लिखता नहीं है,
जब डॉक्टर एडमिशन समय नहीं लिखता तो सिस्टर अंदर वार्ड में तो वैसे भी सब आप लोग आत्मा परमात्मा है, पता नहीं आप लोग कहाँ से पढ़ के आए, ये सब चीज आपके यहाँ नर्सिंग में पढ़ाई गई है। तो वो जब डॉक्टर वहां से नहीं लिखता अगर वो गायनी का भी केस है तो आप लिखिए ना कि डिहाइड्रेशन नॉर्मल, यानी कि अभी आपके एडमिशन समय नॉर्मल था, बाद में अंदर गया तो कम हुआ ना, तो वो सिस्टर और वहां के जो ड्यूटी पे डॉक्टर थे उनकी जिम्मेदारी आएगी। तो आप डिहाइड्रेशन जरूर कोट करिए, अगर है तो माइल्ड मॉडरेट सीवियर क्या है और किस तरह से स्किन पिंच से देखा कि आपने कैपिलरी रिफिल से देखा। नेक्स्ट, क्या अब आया डज द पेशेंट नीड्स फ्लूइड, यानी क्या मरीज को फ्लूइड की जरूरत है। तो एक चीज नंबर, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज अगर है जैसे कैंसर है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, ये आप रूल आउट कर लीजिए। किडनी उसकी खराब तो नहीं है, अगर कैंसर डिजीज है तो हो सकता है कि उसकी किडनी भी खराब हो, उसके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी खराब हो और उसका किडनी भी खराब हो और जीआई सिस्टम भी खराब हो। तो ये देख लीजिए, बिना ये चीज पूछे अगर किसी का हार्ट फेलियर है और आपने फ्लूइड चढ़ा दिया तो वो नहीं मरना तो आपके फ्लूइड से मर जाएगा, और अगर किसी को किडनी खराब है आपने फ्लूइड चढ़ा दिया तो अगर उसे नहीं मरना तो आपके फ्लूइड से मर जाएगा। तो कृपया करके बोतल चढ़ाने से पहले देख लीजिए कि उसको हार्ट की कोई समस्या तो नहीं है, यानी उसका हार्ट का जो पंप करने का, हार्ट में दो चीज होती है, एक पंपिंग मैकेनिज्म होती है, एक सर्कुलेटरी मैकेनिज्म, यानी उसको पंप करने की क्षमता है कि नहीं है। और आपने और फ्लूइड दे दिया तो वैसे ही उसको फ्लूइड ज्यादा होने की वजह उसका हार्ट पंप नहीं कर पा रहा, आपने ऊपर से फ्लूइड दे दिया और भी उसका हार्ट फेलियर होने के चांस है। अगर उसकी किडनी खराब है, वैसे एक्सक्रीशन नहीं हो रहा, आपने और फ्लूइड दे दिया है। तो ये चीज नोट करिए कि प्री एग्जिस्टिंग ये डिजीज नहीं है। कोई नहीं पीएचडी लिखता, कोई पर्चे पे नहीं लिखता, कोई आउटडोर के पर्चे पे लिखने की आदत नहीं डालता, कोई प्रैक्टिस नहीं करता कि हम ये कर लें प्रैक्टिस। जो आप लिखेंगे नहीं तब तक प्रैक्टिस नहीं होगी, जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी तो आप समझेंगे नहीं, आप समझेंगे नहीं तो सही इलाज नहीं करेंगे और आप अपने मरीज को खोएंगे, बाद में आप हाथ पे हाथ मल के घूमते रहेंगे। तो ये आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप इतना देखिए। ये मुझे शर्म आती है कि ये कोई नहीं करता और मुझे मालूम है कि इसके बाद भी कोई नहीं करेगा क्योंकि आप लोग में कुछ अंदर से सीखने की आदत भी नहीं है। दूसरी चीज एज देखिए, अगर इन्फेंट है तो उसका हायर परसेंटेज वाटर लॉस होगा और लॉस जल्दी होगा। अगर बच्चा है तो उसका हाई परसेंटेज लॉस होगा और जल्दी होगा। एल्डरली है, अगर उसकी किडनी डिजीज है, फिल्ट्रेशन रेट कम है, फंक्शन उसके नेफ्रॉन कम, तो एक्सक्रीशन उसका कम होगा। इसीलिए किडनी के बारे में जानना जरूरी। अक्यूट इलनेस यानी कोई नई इलनेस है, यानी सर्जरी है, बर्न है, रेस्पिरेटरी डिजीज है या हेड इंजरी, यानी सर्जरी में ब्लड लॉस होता है। आप जब भी abdomen खोलते हैं तो 500 ml फ्लूइड बॉडी से कम हो जाता है। आप कोई भी सर्जरी करते हैं तो 300, अगर हैंड की भी सर्जरी कर रहे हैं तो आपको ब्लड लॉस 300 टू 400 होता है। कोई आप मेजर सर्जरी बोन की कर रहे हैं तो उसमें भी आपको लॉस होता है। आप एलएससीएस करते हैं, आप 500 ml फ्लूइड लॉस कर देते हैं, आप इसे कैलकुलेट नहीं करते हैं, आप बस सिस्टर को ना बोतल चढ़ा देना। इट्स एब्सोल्युटली मेटिकुलस एंड, मतलब मेरे को ये कहते हुए शर्म आती है, गायनेकोलॉजिस्ट कभी नहीं जानने की कोशिश करती है ऑब्स्टेट्रिशियन कि हमने फ्लूइड देना है तो क्यों देना और कितना देना। और ये चीज मुझे अभी पुख्ता सम्मत कि यहाँ पे इसमें आधे ज्यादा गायनेकोलॉजिस्ट या लेडी डॉक्टर नहीं पढ़ रही होंगी, ना पढ़ना चाहती होंगी। तो कृपया करके आप, लाइफ आपकी है, मैं आपको समझा सकता हूँ, आप फंसेंगे तो आप जाने। अब इन्वायरमेंटल एक्सेस यानी विगरस एक्सरसाइज करके कोई नहीं आए, कोई टेम्परेचर एक्सट्रीम यानी बहुत ज्यादा बाहर हीट तो नहीं है, डाइट फ्लूइड फ्लूइड उसने लिया है कि नहीं लिया, मेडिकेशन तो कई ऐसी दवाई होती है जो बॉडी फ्लूइड को चेंज करती है, यानी कोई डायरेटिक्स तो नहीं खा रहा, कोई ऐसी दवा तो नहीं खा रहा जिससे फ्लूइड रिटेन हो रहा है, जैसे आपकी हार्मोनल मेडिसिन है, कुछ एस्ट्रोजेंस है, प्रोजेस्टेरॉन है। अगर कोई लेडी रेगुलर ले रही तो उसके बॉडी में वैसे फ्लूइड रिटेन हो रहा है। तो ये भी आपको दिमाग, कोई पेशेंट डायरेटिक नहीं खा रहा, कोई एंटी हाइपरटेंसिव तो नहीं खा रहा, कोई ऐसी दवा नहीं खा रहा जिससे कि फ्लूइड एक्सक्रीशन ज्यादा हो, ये भी आपको दिमाग में रखना है। तो पास्ट हिस्ट्री लेना जरूरी है और ये 5 चीज अगर आप नहीं लेते हैं तो आप अपने मरीज का नुकसान करें। तो कृपया करके इसकी आदत शुरू करिए, एडमिट मरीजों में एक आदत करना शुरू करिए, धीरे धीरे आपकी आदत होगा, आपकी प्रैक्टिस होगी, आप अच्छे डॉक्टर बनने की कोशिश करिए, सिर्फ डॉक्टर मत बनने की कोशिश करिए।
नेक्स्ट, मेडिकेशन लाइकली टू कॉज फ्लूइड अलर्ट। अब ये एक लिस्ट है मेडिसिन की, आपको मैं एक लिस्ट दे रहा हूं आपको। वैसे मैं आपको 50 ऐसी दवाओं का लिस्ट दूंगा जो जिसमें आपको इमरजेंसी में इन 50 दवाइयों के साइड इफेक्ट्स, डोजेस, अगर आप याद कर लीजिए पूरे लाइफ में डॉक्टरी कर सकते हैं आप। मैं उसकी पीपीटी सही दूंगा अगर उसको पूरा पीपीटी में डोजेस, इफेक्ट, साइड इफेक्ट एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी लिखा। लेकिन ये आपके इमरजेंसी में रहना चाहिए और आपके पॉकेट में भी रहना चाहिए, आपके मोबाइल पे रहना चाहिए, आपको रोज प्रैक्टिस करना चाहिए। सिर्फ मात्र 50 दवाइयां हैं जो इमरजेंसी मैनेजमेंट में हर एक व्यक्ति को लाइफ टाइम हमेशा जरूरत पड़ती है। लाइफ टाइम मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि आपके परिवार में भी रात में कोई इमरजेंसी होगी तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या दवा खा रहे थे क्या नहीं। तो ये दवाइयां ऐसी देखिए, एक बड़ी लंबी लिस्ट है जो दवाइयां हैं जो फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को चेंज करती है। डायरोटिक्स है, स्टीरॉइड्स है, बहुत लेफ्ट एंड राइट जितने क्वैक्स है, जितने भी नर्स मतलब अनवांटेड प्लेसेस है जिन्हें डॉक्टरी नहीं आती है, और कई ऐसे लोग हैं जो नहीं जानते, वो बहुत मेटिकुलस स्टीरॉइड यूज करते हैं। पोटेशियम सप्लीमेंट बहुत दिया जाता है आमतौर पे बच्चों को। रेस्पिरेटरी सेंट्रल डिप्रेसेंट्स, अब थोड़ा सा खांसी हो तो आप उसे जो नार्कोटिक एनाल्जेसिक है वो देते थे, और आपको अब तो कई बैन हो गए, लेकिन आमतौर पे बच्चा खांसे ना, खांसना एक इंडिकेशन होता है उसके डिजीज का। आप उसको सप्रेस नहीं करिए, उसकी बीमारी कम करिए। तो रेस्पिरेटरी डिप्रेसेंट्स मत दीजिए प्लीज। आप लोग की बड़ी गंदी आदत हो कि एल्डरली को रेस्पिरेटरी सुला दो ये तो नहीं खांसेंगे, तो ये गंदा प्रैक्टिस मत करिए। एंटीबायोटिक, बहुत ऐसे एंटीबायोटिक है जो जिनके कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आप बहुत यूज करते हैं आप एएनसी में। नेक्स्ट, डायग्नोस्टिक्स, आप कैसे डायग्नोस करें। हिमेटोक्रेट लेवल आपके 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 यहाँ पर, आपके यहाँ लैब में है, आपके लैब मित्रा में ये रिपोर्ट आती है। अब देख लीजिए, अगर आपने अपने एडमिट पेशेंट के हेमाटोक्रेट नहीं किया है तो एकदम बेकार, यानी उसके बॉडी में फ्लूइड का कंसंट्रेशन और ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन और ऑस्मोलैरिटी मेंटेन है कि नहीं। मेल्स का 45 टू 52% होना चाहिए, फीमेल्स का 39 टू 47। यानी मोटा मोटा हम लोग याद करते थे कि 40 से कम फीमेल का, 45 से ऊपर मेल का। तो एक मोटा मोटा याद करिए कि आपको बार बार देखना ना पड़े अपने नॉर्मल वैल्यू। तो फीमेल का हम लोग याद करते थे कि 40 से नीचे और मेल का 45 से ऊपर। ये इसलिए कि हमारे फीमेल में फ्लूइड्स कम होते हैं और मेल में फ्लूइड बॉडी में ज्यादा होता है, मैंने पहले ही आपको बताया था। एनीमिया तो नहीं है, हाइड्रेशन स्टेटस, ब्लड क्रिएटिनिन देखना बहुत जरूरी है। अगर उसके बॉडी में क्रिएटिनिन लेवल बढ़ रहा है तो आप और नुकसान पैदा करें। यूरिया लेवल देखना जरूरी है, और खास तौर एक छोटा सा स्पेसिफिक ग्रेविटी देखना बहुत जरूरी है यूरिन का। ये कोई नहीं देखता, ये बहुत वैल्यूएबल चीज है, बहुत साधारण टेस्ट है। नेक्स्ट, आप अब आना है असेसमेंट ऑफ इंट्रावैस्कुलर डेप्लीटेशन, यानी आप कैसे असेस करेंगे कि आपके ब्लड वेसल्स में फ्लूइड की कमी है। 5% कमी है तो आपको थर्स्ट होगा, ड्राइनेस, यानी आपको मैंने माइल्ड में बताया था कैसे होगा, देख थर्स्ट है यानी आपको भूख, सॉरी प्यास लगेगी, आपके मुंह सूखेगा, आप बात करते से मुंह चटचटाएगा। और अगर आपका 10% लॉस है तो टेकिकार्डिया होगा, पेशाब की मात्रा कम होगी। और अगर 15 to 20% यानी आपको पेशाब नहीं हो रही है, और सीवियर टेकिकार्डिया होगा, आपको हाइपोटेंशन होगा, चेक करेगा। आप कैसे समझेंगे कि इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट में ये कमी है। तो माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर डिहाइड्रेशन के ग्रेड लिखना बहुत जरूरी है। जब आप लिख देते डीवीडी, डायरिया, और डीवीडी करके लिखते डिहाइड्रेशन, तो कितना डिहाइड्रेशन नहीं लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उतना रिकवरी आपको करना पड़ेगा, उतना ही आपको फ्लूइड का मैनेजमेंट माइल्ड में अलग है, मॉडरेट में अलग है, सीवियर में अलग है। नेक्स्ट, ऑस्मोलैरिटी हम आपको बता चुके हैं। नेक्स्ट, क्लिनिकल प्रैक्टिस में ऑस्मोलैरिटी में आप, मैं ये भी क्लियर कर चुका। नेक्स्ट, अब व्हाट फ्लूइड टू गिव, ये अब आया ना एक क्वेश्चन तीसरा नंबर का था कि आप कौन सा फ्लूइड देना है। चॉइस ऑफ फ्लूइड डिपेंड्स ऑन नंबर 1
आप कौन सा फ्लूइड देंगे, तीन ही चीज पर डिपेंड करता है। वॉल्यूम यानी उसके वो शरीर के इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट में कितना फ्लूइड है। नंबर 2, कंसंट्रेशन एबनॉर्मलिटी, यानी सोडियम पोटेशियम और सोडियम क्लोराइड बाइकार्बोनेट कंसंट्रेशन कितना डिफरेंस है, वो आपको सोडियम के ज्यादा, सोडियम का कम के सिम्टम देखना पड़ेगा, पोटेशियम के ज्यादा, पोटेशियम के कम सिम्टम देखना पड़ेगा, क्लोराइड के कम, क्लोराइड के ज्यादा सिम्टम देखना पड़ेगा। इसलिए कंसंट्रेशन बहुत जो, कॉम्पोजिशन एबनॉर्मलिटी यानी आपके बॉडी में क्रिस्टलॉइड्स या कोलाइड्स क्या देंगे आप, उस पर कंपोजिशन पता। अब आइए क्रिस्टलॉइड्स। क्रिस्टलॉइड्स क्या, दो ही तरह के फ्लूइड होते हैं हमारे, हम दे सकते हैं, एक क्रिस्टलॉइड्स होता है, एक कोलाइड्स होता है। यहाँ पे एकदम क्लियर समझ लीजिए, आमतौर पे डिहाइड्रेशन में कोलाइड्स लोग देते हैं। हम आमतौर पे लोगों को देखा है कि डिहाइड्रेशन है, आप हिमैक्सिल लगा दो इसको, वो और मौत को क्रिएट करता है। अगर आप ना दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बच जाएगा। लेकिन आप गलती से आपने हिमैक्सिल लगा दिया तो आप मौत और क्रिएट करते हैं। तो क्रिस्टलॉइड्स वो होते हैं जिसमें सोडियम एज अ मेन ऑस्मोटिकली एक्टिव पार्टिकल होता है, यानी जिसमें सोडियम की मात्रा ज्यादा होती है, वो क्रिस्टलॉइड्स में आते हैं। ये बॉडी के फ्लूइड अंदर जाने में वो एक्सपैंड करते हैं, फैलते हैं, और बॉडी के फ्लूइड की मूवमेंट को मेंटेन करते हैं और इलेक्ट्रोलाइट को ठीक करते हैं। तो क्रिस्टलाइट वो है जो में सोडियम की मात्रा ज्यादा होती है, और उसमें बॉडी में अंदर से पतला होने के लिए फ्लूइड का मूवमेंट अच्छी तरह कर लेता। आप नॉर्मल सलाइन डालिए, देखिए टेबल पे, ग्लास पे, देखिए अच्छी तरह मूव कर लेंगे, वहीं आप हेमेक्सिन डालेंगे तो चिपक जाएगा। तो क्रिस्टलाइट वो होते हैं जिसमें कि सोडियम की मात्रा ज्यादा होती है, मूवमेंट उसका अच्छा होता है, और बॉडी में एबनॉर्मलिटी, फ्लूइड की इलेक्ट्रोलाइट की एबनॉर्मलिटी को जल्दी करेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, इसी का उल्टा क्रिस्टलाइट कितने तरह के होते हैं ये जानना जरूरी। ये आप लोग, अब आपके यहाँ बोतल होगी, अब मैं उम्मीद करता था कि आप लोग सब लोग अपने यहाँ बोतल को की वो फोटो आप लोग खींचकर आप अपने पास ऐसे पढ़े होंगे, और मुझे बेहतर मालूम है कि आप लोग कई तरह की प्रोडक्ट्स मार्केट में खरीदते हैं, आप देखते भी नहीं कि वो सही उसमें लिखा है कि नहीं है। जैसे बिस्किट्स मार्केट में खरीदते हैं, कैशोनेट करके लिखा रहता है, कैशोनेट है, क्या कहते हैं, ग्राइंड बिस्किट्स विद कैशोनेट्स। आपको लगता है कि आप काजू खा रहे हैं। कभी आपने देखा उसमें कितना काजू है? कभी आपने उसके पैकेट में पढ़ के देखा कि कितना काजू है? आमतौर पे आप देखिए कि आदत डालिए, जो आपको पता चलेगा कि जो लिखा रहता वो होता नहीं है। तो इस तरह आप इसको भी पढ़ने की कोशिश डालेंगे कि कैशोनेट 0.01% होता है। कई एक ब्रांड, मैं किसी ब्रांड को नाम नहीं लेना जा रहा हूं, आप जो भी आप मार्केट से लेकर आते हैं, सैफरन, उसके सैफरन के परसेंटेज देख लीजिए। आप मार्केट से लेकर आते ग्रेन, 100% ग्रेन नहीं, अंदर देखिए 0.01%। तो अब बड़े बड़े लोग उसको मार्केटिंग गिमिक, बहुत बड़ा मार्केटिंग गिमिक है जो आपको लॉस पैदा करता है। आप जो भी पैक सामान लेकर आते हैं वो एक्चुअल उसमें उतना कंटेंट नहीं होता, लेकिन आपके पास जो बॉटल है उसमें आप देखिए कंटेंट, आप देखने की तभी आपको आदत होगी। तो कृपया करके अपने यहाँ की बॉटल के कंटेंट देखिए, और बाहर जो मार्केट से आप सामान, मेरे पास अभी एग्जाम्पल के रूप में नहीं है, मैं आपको दिखा देता कि आप चार चीज मार्केट में खरीदने जाइए। बिस्किट खरीदिए, थोड़ा सा आप दो तीन वैरायटी का बिस्किट खरीदिए, इसके बाद आप कुछ चिप्स वगैरह खरीदिए, चाहे किसी के, देखिए आप देखिए उसमें कितना परसेंटेज क्या होता है। लेकिन उसको देखने की आदत हो तो यहाँ आप देखना शुरू करेंगे। तो आइसोटोनिक क्रिस्टलाइड्स होते हैं, जिसमें आइसोटोनिक यानी नॉर्मल टोन का होता है, जिसमें सोडियम का कंसंट्रेशन 0.9 होता है, और 25% रिमेन इंट्रावेस्कुलर। इसमें से आप जितना भी देते हैं उसमें 25% आपके जरूरत के लिए ट्रांसपोर्टेशन, इंट्रावेस्कुलर यानी ट्रांसपोर्टेशन के काम में आता है। हाइपरटोनिक वो होते हैं जिसमें आप सोडियम का कंसंट्रेशन आप बढ़ाते जाएंगे और हाइपरटोनिक सोल्यूशन हो जाता है।
जैसे 3%, 7%, ये उनमें देते हैं जिसमें हम कोई किडनी की बीमारी है और जिसमें सोडियम का लॉस बहुत ज्यादा है। जैसे आपने किसी मरीज को बहुत दिनों तक डायरेटिक यानी फ्यूरासामाइड या आप कोई भी ऐसी दवा दी जैसे कि उसकी किडनी ज्यादा तेजी से काम कर रही थी, जिसमें आपके आपके लैसिक्स हो गया या डाइटोर हो गया, जिसकी वजह से बॉडी में सोडियम बहुत लॉस हो गया, उसको आप हाइपरटोनिक सलाइन देंगे जिसमें कि 3% और 7% सोडियम क्लोराइड है। आपके पास जो नॉर्मल सलाइन है उसमें देखिए 0.9% सोडियम क्लोराइड होगा। और हाइपरटोनिक आपको देखने का मौका मिला नहीं मिला, लेकिन आप नेट पे खोलिएगा आपको तो एकदम साफ दिख जाएगा। और हाइपोटोनिक वो होते हैं, ये आपके यहाँ डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन होगा आपके पास, आप देखिए उसमें सोडियम का कंसंट्रेशन 0.45 होगा। आइसोटोनिक एनएस है और हाइपोटोनिक डीएनएस है। मैं आपको उसमें डेक्सट्रोज भी मिला हुआ है तो उसमें सोडियम का कंसंट्रेशन 0.45 होता है। यही पूरी हमारे इलाज का पद्धति डिसाइड करती है। नेक्स्ट, कोलाइड्स क्या है? मैंने आपको पहले बताया, जो हायर मॉलिक्यूलर वेट के सब्सटेंस में रहते हैं वो कोलाइड होते हैं। अब हायर मॉलिक्यूलर वेट में वाले कौन से होते हैं? एल्बुमिन। आप आमतौर पे पढ़ाने समय मत आया करो यार, तुम लोग पता नहीं पढ़ाने से डिस्टर्ब करते हो। एल्बुमिन, जैसे आप देखते नहीं एल्बुमिन चढ़ा दो, आपके परिवार वाले बताते हैं कि वो भर्ती थे, मैं एल्बुमिन चढ़ा, उनको बर्न हो गया तो एल्बुमिन चढ़ाया था। डेक्स्ट्रॉन यानी हिमैक्सिल, ग्लूफिंडोल, हेक्टास्टार्च, ये आपके जिसमें कंसंट्रेशन सल्यूट का ज्यादा है यानी भारी मटेरियल है, ये आप डिहाइड्रेशन वाले मरीजों को नहीं दें। नेक्स्ट, देखिए कोलाइड्स मैंने अभी आपको बताया क्या है। कोलाइड सॉल्यूशन कंटेन्स सस्पेंडेड सब्सटेंस दैट डू नॉट सेटल आउट ऑफ द सॉल्यूशन, यानी जो सेटल नहीं होते वो हैवी रहते हैं और आपके फ्लूइड्स में ट्रांसपोर्ट में हिंडर करते हैं। फ्रोजन प्लाज्मा, आप जो आप देखिए, आप फ्रोजन प्लाज्मा बर्न के केसेस में देते हैं, आप कई एक जगह जिसमें आप सर्जरी प्लास्टिक सर्जरी कर रहे हैं उसमें देते हैं, आप हाई कोई रीनल डिजीज में भी आप देते हैं जिसमें हाइपो एल्बुमिनिमिया है, प्लाज्मा प्लाज्मिनेट्स होते हैं, डेक्स्ट्रॉन्स होते हैं, हेप्सोन, ये अलग तरह के होते हैं। तो फ्रोजन प्लाज्मा आमतौर पे आप कई एक ऐसी कंडीशन देते हैं जहां की आप कोलाइड्स को रिप्लेस करना चाहते हैं। नेक्स्ट, ये पूरा आप चार्ट अपने पास रखिएगा। इस चार्ट से आप पूरा पूरा आप समझ जाएंगे कि आप ये आपके यहाँ अस्पताल में प्रिंट के साथ होगा। मैं अभी स्लाइड डाल रहा हूँ। ठीक, नेक्स्ट। अब आया था एक क्वेश्चन, व्हाट सोल्यूशन टू गिव, यानी ओरल इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन देना कि आईवी फ्लूइड देना है। ओरल सोल्यूशन isotonic and provides rich source of sodium, potassium, chloride, and dextrose. Sodium citrate tends to correct any acidosis. यानी ओरल आप कोशिश करिए उसको ओरल सप्लीमेंट्स ज्यादा दीजिए या जल्दी दीजिए, और जितनी जल्दी आप रिप्लेस करेंगे तो आईवी सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं होगी। तो ओरल सप्लीमेंट्स आपके लिए सबसे ज्यादा आमतौर पे, आप जब भी आपके यहाँ 1 डिग्री बुखार किसी को राइज करता, मैंने शुरू में बताया कितना ml आपको फ्लूइड लॉस होता है। तो ओरल सॉल्यूशन ज्यादा देने की कोशिश करिए। अब आइए कितने तरह के आईवी फ्लूइड्स होते हैं। तो 0.9 सोडियम सलाइन, ये क्या होता है इस पर मैं ज्यादा स्ट्रेस करूंगा, रोक रोक के बताऊंगा, इसलिए आप लोग सुनिएगा समझिएगा। ज्यादा ये यूज करते हैं और कब यूज नहीं करना चाहिए ये आपको जानना जरूरी। आइसोमोलर विद प्लाज्मा होता है, सीवियर एंड गुड रिप्लेसमेंट सोल्यूशन फॉर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, यानी सेल के बाहर, यानी इंट्रावेस्कुलर या एक्स्ट्रावेस्कुलर। ठीक, क्लोराइड कंटेंट इसमें ठीक होता है और इंडिकेटेड ईसीएफ प्रेजेंस हाइपोनेट्रीमिया वगैरह कंडीशन में हाइपोक्लोरीमिया में देते। नेक्स्ट,
डेक्सट्रोज 5%। अब आइए क्या होता है? ये इट प्रोवाइड्स 50 ग्राम ऑफ डेक्सट्रोज पर लीटर, यानी आप 1 लीटर के फ्लूइड में सिर्फ मात्र 50 ग्राम ही डेक्सट्रोज दे पाते हैं। तो डेक्सट्रोज 5%, यानी 5% वही है जिन्हें आप, यानी 1 लीटर में 5%, आप 1 लीटर में 5% ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज आप देते हैं, वो डेक्सट्रोज 5% है। हाइपरटोनिक होता है। आफ्टर इन्फ्यूजन डेक्सट्रोज इज मेटाबोलाइज, वाटर इज, इसमें डेक्सट्रोज मेटाबोलाइज हो जाता है और वाटर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में रहता है। डेक्सट्रोज 5% विथ नॉर्मल सलाइन आता है, डेक्सट्रोज 5% विथ हाफ सलाइन आता है। तो ये डेक्सट्रोज 5% विथ सलाइन, जिसको डीएनएस आप कहते हैं, ये वो है। इज ट्वाइस एज हाइपरटोनिक प्लाज्मा। नेक्स्ट एक आता है लैक्टेट, रिंगल लैक्टेट, आप बहुत यूज करते हैं, आमतौर पे इतना यूज करते हैं कि रिंगल लैक्टेट लगा लो। लेकिन देखो तो क्या है, स्लाइटली हाइपोऑस्मोलर कंपेयर टू प्लाज्मा, मिनिमम इफेक्ट्स, ये बॉडी के पीएच को एकदम चेंज नहीं करता है, यानी एसिडोसिस अल्कलोसिस में कोई इफेक्ट नहीं करता है, सेफर है सबसे ज्यादा। जीआई फ्लूइड, एक्स्ट्रा फ्लूइड के लॉस को रिप्लेस करता है और करेक्ट मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ये एकदम हाइपो ऑस्मोलर कंपेयर टू द प्लाज्मा होता है। एक रिंगर एसिटेट सोल्यूशन होता है, ये आमतौर पे आपने कभी देखा ना, स्लाइटली हाइपोऑस्मोलर होता है, मेंटेन्स रिप्लेसमेंट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और हेल्प्स इन मॉडरेट मेटाबॉलिक एसिड। नेक्स्ट 0.4% सोडियम क्लोराइड ने बताया था और 0.4% सोडियम क्लोराइड विद डेक्स्ट्रो बताया था। अब आइए 7.2 सोडियम क्लोराइड मैंने आपको पहले बताया था होता है। नेक्स्ट हेटा स्टार्च क्या है? ये मिक्सचर है, डेरिवेटिव ऑफ अमाइलोपेक्टिन ऑफ वेरियस मॉलिक्यूल्स, राइट। ये हेटा स्टार्च ये आमतौर पे यहाँ नहीं यूज करते, लेकिन ये नीचे वाला डेक्स्ट्रोन आप लोग बहुत यूज करते हैं और आमतौर पे बहुत ज्यादा यूज होता है। इट्स बेसिकली पॉलीसेक्राइड है, ये पॉलीसेक्राइड सोडियम क्लोराइड के साथ होता है और दो तरह के आते हैं, फोर्टे लास्ट फॉर 6 आवर जो 6 घंटे रहता है, 70 जो 24 घंटे तक बॉडी में रहता है। नेक्स्ट ह्यूमन प्लाज्मा आप देते रहते हैं मांग के कहीं ना कहीं से, क्योंकि इससे होता क्या है, यूज फॉर रिससिटेशन ऑफ शॉक पेशेंट फॉर मेंटेन आईवी फ्लूइड है। जो शॉक के पेशेंट होते हैं, हेमरेजिक शॉक के या ट्रॉमेटिक शॉक के या डेवलपमेंटल शॉक डिजीज जैसे कोई क्रॉनिक डिजीज उनके होते हैं, उनमें आप दे सकते हैं, जिसमें किसी को रीनल फेलियर या कोई हार्मोनल चेंजेस है उसमें दे सकते हैं और इसका एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट से मिलता जुलता। अब एल्बुमिन भी आप बहुत यूज करते हैं, जिसमें आपको बॉडी में आपको प्रोटीन का सप्लीमेंट करना, उन्हें आप यूज करते हैं। जैसे किसी की किडनी खराब है, प्रोटीन बनने नहीं दे रही है, प्रोटीन एक्सक्रीट करा दे रही है, प्रोटीन बॉडी में रह नहीं रहा है, तो या कोई डायरेटिक्स दे रहे हैं आप उसे, तो उनमें एल्बुमिन आप दे सकते हैं और इसको वॉल्यूम रिप्लेसमेंट होता है। रेयरली एनाफाइलेटिक शॉक्स वगैरह उससे होते हैं और ये 30 मिनट में खत्म भी हो जाता है और छोटी बोतल आती है 100 ml 30 ml की आती है। नेक्स्ट अब ये सारा कॉम्पोजिशन मैं आपको दे दूंगा, आप बकायदे इसको रख लीजिए, पहले भी बताया था मैंने, आप इसको रखे रहिएगा अपने पास। नेक्स्ट कोलाइड और क्रिस्टलाइड से बॉडी वॉल्यूम में क्या होता है, ये आप देख लीजिए। आप 1000 लिंगर एक्टिव देंगे, 5 इक्वली रहेगा 500 cc एल्बुमिन या एक्स्ट्रा या होल ब्लड, तो बॉडी फ्लूइड आपका चेंज होगा 200, 600 और 1, यानी इन्फ्लुएंस आप कोलाइड और क्रिस्टल में आप मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट अब भाई ये क्वेश्चन तक किस रूट से दे, एज नॉर्मल हेल्दी ओरल रूट दीजिए, अगर वो ठीक ठाक ले सकता तो ओरल रूट दीजिए, नहीं तो उसको आईवी फ्लूइड रूट दीजिए। और कई बार हम लोग पैरेंटल थेरेपी यानी सबक्यूटेनियस पर रेक्टल भी देते हैं हम लोग, जब बहुत ज्यादा पेशेंट सीवियरली डिहाइड्रेशन आपका में हीट स्ट्रोक में आता है, उन्हें पर रेक्टल भी हम फ्लूइड देते हैं। जैसे क्योंकि पर रेक्टल देने से हम सीधे सीधे वो इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब होता है, तुरंत के तुरंत जीआई सिस्टम में आ जाता है। तो आपको सुनने में अजीब लगता है, लेकिन हम लोग बहुत फ्रीक्वेंटली
जो हीट स्ट्रोक के पेशेंट उनको बचाने के लिए यही करते थे। नेक्स्ट। अब आइए रेट। अब यहाँ पे इसको मैं अलग से एक दिन और बताऊंगा, लेकिन अभी बस यही यहाँ पे इसके बाद खत्म कर दूंगा। यहाँ बस एक आपको एक दिमाग में चीज डाल के जा रहा हूँ। स्टैंडर्ड रिकमेंडेशन फॉर कैलकुलेशन ऑफ आवर मेंटेनेंस ऑफ फ्लूइड रेट इज दैट कि आप एक व्यक्ति जो 10 केजी से कम है, मैं अगर कोई बच्चा 10 केजी से कम है तो उसके बॉडी की रिप्लेसमेंट, देखिए फ्लूइड थेरेपी दो तरह, एक रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है, एक सप्लीमेंट थेरेपी होती है। अगर सिर्फ आपको रिप्लेस करना, सिर्फ रिप्लेस करना, यानी वो मुंह से नहीं ले रहा है, आपको उसको आईवी लाइन से देना है, तो उसे रिप्लेसमेंट कहते हैं। और अगर कोई डिहाइड्रेशन है, कोई लॉस है, तो उसे आप क्या कहते हैं, उसको मेंटेनेंस भी के पार्ट, कितना बॉडी में मेंटेन कराना उसमें आ जाता है। तो अगर कोई 10 केजी से कम है तो उसको 4 ml पर केजी बॉडी वेट की रिक्वायरमेंट है। यानी अगर आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, उसके बाद 11 से 20 केजी में सिर्फ 2 ml की रिक्वायरमेंट है, और 2 या 20 केजी से ऊपर कोई व्यक्ति है तो उसे 1 ml। तो उदाहरण के तौर पे अगर कोई 70 केजी का है, 169 पेज का, 169 पेज का है। फिर मैं कह रहा हूँ 70 केजी का है, तो पहले 10 के लिए 4 से मल्टीप्लाई करिए, दूसरे 20 यानी पेज पे आएगा। 30 केजी तक 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। अब बचा उसके पास आपके मात्र क्या कहते हैं 50 मुझे तो केजी, बताया। यानी 10-10 उधर चला गया, तो मात्र आप उसको मल्टीप्लाई कीजिए 1 से, तो टोटल उसका रिक्वायरमेंट 150 100 ml पर डे के पर आवर के हिसाब से हो जाएगा। और आपको 24 घंटे में देना तो मल्टीप्लाई बाय 24 कर। सर इसमें डाउट का बस नहीं है सर, नेक्स्ट। डाउट का सोच छुटा हो गया सर, पढ़ा नहीं है। ये मैं आप लोग को नेक्स्ट पढ़ाऊंगा यहाँ से। अरे सर वो बात नहीं है सर। हाँ बंद करें, आपको ये कल पढ़ाएंगे, कल 2 बजे आप लोग फेस पे ज्वाइन। नहीं सर आपके काम मैं कहाँ रुकेगा सर, ठीक कर दिया।